जी अस्सलाम वालेकुम। बेज़िरोइट आज आप लोगों का थर्ड लेक्चर है। हम लोग एक्यूमुलेशन पढ़ रहे हैं वाइकॉफ की। पहले हमने फेज ए पढ़ा था एक्यूमुलेशन का, फिर बी और सी पढ़ा था। आज हम सी के नेक्स्ट जो पोर्शन है हम वो पढ़ते हैं। पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सी की टाइप्स, चार टाइप्स मैंने बताई थी कि पॉसिबली जो सी होता है उसकी कैंडल, जो लास्ट कैंडल होती है उसके साथ क्या क्या हो सकता है। इसके बाद टेस्ट ऑफ स्प्रिंग होता है, मतलब सेकेंडरी टेस्ट होता है सी का। ये समटाइम अगर सी ऐसा लगा हो, समटाइम ये यहाँ से भी टेस्ट करके चली जाती होती है, जैक कर देती होती है, और समटाइम ऐसा होता है कि ये सी बनता है और मार्केट दोबारा इस जोन में टेस्ट करने के लिए आती है। अब इस चीज़ का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये टेस्ट फौरन करेगी या ऊपर से आकर करेगी। बहरहाल इस जोन में अगर आपने किसी को सी माना है और मार्केट दोबारा आपको इस जोन में मिल जाती है, तो आप यहाँ पे एसएल रख कर आप यहाँ से बाय हो सकते हैं, क्योंकि सी मार्केट वायलेट नहीं करती। अगर कोई कंफर्म सी होता है उसको वायलेट नहीं करती, लास्ट पिप तक उसको टच टच करती है लेकिन उसको ब्रेक नहीं करती। इसके बाद सी के अंदर डिमांड बिगिंस टू डोमिनेट। अब आपको ये देखें, ये फेज सी है, ठीक है। मार्केट वापस आती है, इसका सेकेंडरी टेस्ट करती है, बस यहाँ तक सी फिनिश हो जाता है। ये जो डोमिनेंसी स्टार्ट हो जाती है बस यहाँ से फेज डी में कन्वर्ट हो जाता है ये। अब फेज डी के अंदर एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, जैक की। एक्यूमुलेशन के अंदर ये जैक का लफ्ज यूज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एफटीआई का वर्ड यूज होता है। जैक में बेसिकली जंप अक्रॉस द क्रीक एक टर्म यूज होती है। ये क्रीक होती है रुका हुआ समंदर, ठीक है, समंदर का वो पानी जो रुक जाता है, लैंड लॉक हो जाता है। इसको जब मार्केट ब्रेक करती है ना तो इसको साइन ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये साइंस ऑफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है मार्केट, फिर मार्केट दोबारा अगले फेज में मैं आपको पढ़ाता हूँ एलपीएस करती है और बुलिश हो जाती है। इसकी कैंडल्स और इसका वॉल्यूम इंक्रीजिंग होता है। आपको मोस्टली जैक के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, अपसाइड क्लोज हो रही होंगी, ऊपर छोटी छोटी सी विक होंगी या नहीं होंगी। और इसकी एक निशानी ये होती है कि इसमें जितने भी ये ऑपोजिट मूव बनती है जिसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, इसका वॉल्यूम डिक्रीजिंग होता है। ऊपर जाती हुई मार्केट का वॉल्यूम इंक्रीजिंग होगा, फिर रिट्रेसमेंट होगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, फिर मार्केट अपसाइड पे जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद फिर अपसाइड पे जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और होते होते हाई वॉल्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैक को वॉल्यूम के साथ और कैंडल के स्प्रेड के साथ आप लोगों ने देखना है। जंप अक्रॉस द क्रीक या एफटीआई जो होता है, ये कैंडल्स बता रही होती हैं कि ये जैक की कैंडल्स हैं या एफटीआई की कैंडल्स हैं। फेज डी में जैक पहला लॉजिकल इवेंट है जिसको हम साइंस ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं, एसओएस। दो इवेंट होते हैं, एक एलपीएस होता है, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, और साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। पर्पस क्या है, मार्केट कंफर्म करती है कि अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसका ये मतलब होता है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक ऐसी सॉलिड मूव जिसके अंदर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हों, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो, और ए आर की लाइन इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाए, ये इसके साइंस हैं। ब्रेक्स अबव ए आर, rarely candles have increased volume and spread. Pullbacks are shallow and low volume, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था। साइंस ऑफ स्ट्रेंथ पहले देख लेते हैं। जैक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड राइजिंग होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे देख लें, स्ट्रॉन्ग एंड राइजिंग है।
प्राइस एक्शन क्या होगा? ब्रेक अबव ए आर विद वाइड बॉडी ग्रीन कैंडल। ये देखें, ए आर से अबव वाइड बॉडी ग्रीन कैंडल से ये ब्रेक करेगा। क्लू क्या होगा? फर्स्ट मेजर कंफर्मेशन होगी दैट बायर्स आर इन कंट्रोल। जैक हो जाता है तो फिर बायर्स साइड के ऊपर हमारा बायस बन जाता होता है कि मार्केट बुलिश हो जाएगी। अब फेज डी के अंदर नेक्स्ट है एलपीएस, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, इसको जरा तसल्ली से समझिएगा। नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों ने, मैं वापस फर्स्ट पेज पे लेकर जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़ें। ये देखें, ये फेज सी है, ठीक है। फेज सी का सेकेंडरी टेस्ट हुआ है। ये आपका साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसको हम जैक बोलते हैं। जैक होने के बाद एलपीएस होता है। ये सारे लॉजिकल इवेंट एक ही एक्यूमुलेशन फेज के हैं। ये प्रॉपर मिलके ए बी सी डी और ई एक एक्यूमुलेशन को मुकम्मल करते हैं जब तक मार्कअप ना हो जाए, फेज ई का मार्कअप ना हो जाए। अब इसके अंदर मैंने क्या चेंजिंग की है, जिसको आपने लफ्ज़ सुना होगा 2.0, वो ये है कि जो ये एलपीएस है ना, ये एलपीएस वैसे तो मिनिमम इसकी हद ए आर से भी ये सपोर्ट ले सकता है। लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे आए सपोर्ट लेकर बुलिश हो जाए, वो हमें पता लग जाएगा। लेकिन मैं क्या करता होता हूँ, जैसे ही मार्केट जैक मुकम्मल करती है ना, चाहे तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की वजह से, जिसको हम 1.0 कहेंगे, या वैसे भी चाहे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ जाए, यहाँ पे प्रीवियस 20 to 25 कैंडल से ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम भी आ जाए, फिर भी ये रहेगा 2.0, क्योंकि यहाँ बाइंग क्लाइमेक्स अभी बनता नहीं है ना, एक लॉजिकल इवेंट पेंडिंग है, मार्केट ने एलपीएस करना है। तो मैं क्या कहता होता हूँ, मैं ये कहता होता हूँ कि यार जैसे ही कोई कैंडल क्लोज हो जाए अपसाइड पे, तो उससे ये एक्सपेक्ट करो कि यार ये बाइंग क्लाइमेक्स है। उसके बाद ए आर आ जाता है, वेल एंड गुड। नहीं आता, एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है, बाइंग क्लाइमेक्स, फिर शिफ्ट कर लो। ए आर आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आता, फिर शिफ्ट कर लो। ये जो अब पढ़ाने लगा हूं मैं आपको, वो ये पढ़ाने लगा हूं, उसको समझिएगा कि बाइंग क्लाइमेक्स हमारा एक्चुअल 1.0 का यहाँ आना है, जब तक मार्केट अगला पीएस नहीं कर देती। ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही जैक मुकम्मल होगा, हम अपना एक 2.0 का बाइंग क्लाइमेक्स लगाएंगे। ए आर भी होगा, एस टी वन भी होगा, एस टी टू भी होगा, मार्केट बी भी करेगी, सी भी करेगी, और मार्केट अपसाइड के ऊपर निकल जाएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस। अब वापस आते हैं उसी स्लाइड के ऊपर। यहां देखें, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट एलपीएस या री एक्यूमिलेशन। ये एक्चुअल री एक्यूमिलेशन नहीं, एक्चुअल री एक्यूमिलेशन ये होती है कि मार्केट ऐसे सेलिंग क्लाइमेक्स ए आर, एस टी वन, एस टी टू, बी और सी करके मार्केट अपसाइड पे जाए, एलपीएस भी करे, उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स या पीएस दे, ऐसे बाइंग क्लाइमेक्स के बाद फिर मार्केट बी करे और सी करे और फिर ऐसे मूव करे। तो ये आपका री एक्यूमिलेशन होता है, जो फैक्चुअल है, जो एक्चुअल है। लेकिन हम इस मूव को भी री एक्यूमिलेशन कंसीडर करेंगे। ये मतलब मेरा एडिशन है वाइकॉफ के अंदर। अच्छा, ये जो रीएक्यूमुलेशन है, एलपीएस बोल लें, रीएक्यूमुलेशन बोल लें, हम इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑन पुल बैक्स होगा। अब देखें, मार्केट ने यहाँ पे जैक किया, जैक करने के बाद अपसाइड पे गई, ये पुल बैक हुआ, पुल बैक के अंदर वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। उसके बाद वापस ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। वापस मार्केट अंदर आती है। अब अंदर आती हुई मार्केट के पुल बैक्स आप देखिएगा। अब अंदर डाउन साइड पे जो मार्केट आ रही है ना, उसके पुल बैक्स ये ग्रीन वाले हैं। ये ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते हुए पुल बैक ये होता है ना, ये वाला, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है। तो नीचे आती हुई मार्केट का पुल बैक ये होगा, इसके वॉल्यूम डिक्रीजिंग होंगे। नीचे आती हुई मार्केट के वॉल्यूम इंक्रीजिंग होंगे। ये पहला इसका इसका निशानी है। प्राइस एक्शन क्या होगा? प्राइस स्टेज अबव ए आर और मिड रेंज। प्राइस या तो ए आर से सपोर्ट ले लेगी, अप साइड पे चली जाएगी, अदरवाइज ये वापस मिड रेंज में आएगी, और हमने इस मिड रेंज से फायदा उठाना है। हम मोस्ट ऑफ द केसेस, जो एलपीएस होता है या एलपीएस वाई होता है, वो मिड ऑफ द रेंज होता है। रेंज आपकी यहाँ से यहाँ तक की रेंज थी,
इसके मिड में आकर मार्केट जो है ना, तकरीबन मिड में आकर मार्केट बुलिश होती होती है। क्लू क्या है? बुलिश स्ट्रक्चर होल्ड हो जाएगा, हायर लोज फॉर्म्ड हो जाएंगे। बुलिश स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे एलपीएस जब होगा तो आपके बुलिश स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका प्रॉपर बन जाएगा, हायर हाइज बनना शुरू हो जाएंगे या हायर लोज बनना शुरू हो जाएंगे। एलपीएस एज अ रीएक्यूमुलेशन की कंसेप्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम एलपीएस को रीएक्यूमुलेशन के तौर पे देखेंगे। द लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट एलपीएस ऑफन रिप्रेजेंट्स अ फेज ऑफ रीएक्यूमुलेशन। ये जो ऑफन रिप्रेजेंट है ना, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है, ये बाय बाय ओरिजिनल वाइकॉफ की बुक में ये नहीं लिखा हुआ। व्हेन द जंप अक्रॉस द क्रीक, जिसको हम जैक बोलते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ फेज डी का, इज कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। देखना, ए आर से ऊपर ये जैक था। द मार्केट टिपिकली शोज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अगर आप इस कैंडल में देखें तो आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नजर आ रही है जहां पे जैक हुआ है। आप लोग चैट में क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? रिकॉर्डिंग ऑन है? अच्छा, यहाँ पे नोट करें इस जगह पे। आपको यहाँ पे जैसे ही जैक होता है ना, आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नजर आ जाता है। आफ्टर ब्रेकिंग अबव द रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस हो उसके ऊपर ब्रेक करेगी ना, आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाएगा। जो मेरी टिपिकल लॉजिक है, जिस लॉजिक पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर जैक हो रहा है और तो जैक में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो दैट मीन्स कि हमें उस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से फ़ायदा उठाना है, उसको बाइंग क्लाइमेक्स में कन्वर्ट करना है, हमने खुद कन्वर्ट करना है उसको। अब इसका असूल क्या है? नंबर वन, आइडेंटिफाइंग ए आर, साथ मैंने ब्रैकेट में 2.0 लिखा है, तो ये 2.0 ही होगी चाहे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही क्यों ना हो, बिकॉज एलपीएस पेंडिंग है, एक लॉजिकल इवेंट पेंडिंग है, फेज ई पेंडिंग है। Begin by marking the automatic rally 2.0 and secondary test lines. Observe the price movement to check if it dips below the support. अब क्योंकि प्राइस अपसाइड पे निकल चुकी है तो सपोर्ट तो ये बनेगी। और सेकेंडली, जब बाइंग क्लाइमेक्स है उसका ए आर है, ए आर होने के बाद एस टी वन और एस टी टू हो गया, यहाँ पे ये भी सपोर्ट बन गई। इसके नीचे प्राइस डिप करे, बी और सी लगाए और हमें यहाँ से बुलिश कर दे, ये पर्पस है इसका। सेफ्टी लाइन रूल क्या है? द सेफ्टी लाइन इज ड्रॉन इमीडिएटली आफ्टर द एस टी सेकेंडरी टेस्ट टू। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। सेलिंग क्लाइमेक्स ए आर, एस टी वन, एस टी टू, बी, बी के बाद सी, सी के बाद जैक, जैक के ऊपर आपने बाइंग क्लाइमेक्स लगाया, ए आर, एस टी वन, एस टी टू। अब यहाँ पे क्या होता है, सेफ्टी लाइन अगर ऐसे एक विक लग गई है या इवन की कैंडल भी क्लोज हो गई है, तो हम इसको पहले बी नहीं मानेंगे। सेफ्टी लाइन का असूल ये है कि हम इसे बी नहीं मानेंगे, हम एक सेफ्टी लाइन लगा देंगे। अगर तो प्राइस दोबारा इसको ब्रेक करती है, तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादातर ये होगी कि ये नीचे इसने एक्यूमुलेट किया है, सिर्फ मार्कअप इतना सही दिया है और ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके ये डाउन साइड पे आ गई है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी लाइन हमें क्या बचाएगी कि अक्सर ऐसा होगा कि हम जब यहाँ पे एलपीएस के लिए जब देख रहे होंगे, तो मार्केट ऊपर से जो है ना हमें दिखाने की कोशिश करेगी कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। उस डिस्ट्रीब्यूशन से बचने के लिए हम इसकी सेफ्टी लाइन अप्लाई करेंगे और इसे डाउन आने देंगे। और ज़्यादातर आप नोट कीजिएगा कि ये डाउन आने के बाद नीचे भी ब्रेक कर देगी। तो एक बी ऊपर लगाया, एक बी नीचे लगाया, हम किस तरफ जाएंगे? हम डाउन साइड वाले बी की तरफ जाएंगे, बिकॉज इसका एलपीएस पेंडिंग है। हम इसे सेफ्टी लाइन ही डिक्लेयर करेंगे, ये फिफ्थ लाइन हमारी लगती होती है, ये समझा रहा हूं मैं। The safety line is drawn immediately after the ST if the price breaks above the resistance। यहाँ पे नोट करें, इस जगह पे देखें आप, थोड़ा सा मैं आपको बल्कि पिछले में दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ी है ना ये, इधर देखें। यहाँ पे हमने बाइंग क्लाइमेक्स लगाया, छोटा सा ए आर हुआ, लेकिन एस टी वन ने बाइंग क्लाइमेक्स के ऊपर ब्रेक कर दिया। ये चीज़ समझ है ना आपको? ऑलरेडी पता है ना कि अगर एस टी वन क्लाइमेक्स के ऊपर या नीचे ब्रेक करते तो
वो आपका पीएस या पीडी हो जाएगा। अब इस सिनेरियो के अंदर ये आपका पीएस हो गया, ये भी पीएस हो गया, ये भी पीएस हो गया। यहां पे नोट कीजिएगा, अब लास्ट पे नोट कीजिएगा, बाइंग क्लाइमेक्स लगाया, एआर हुआ, ST1 और ST2 यहां पे ही हो गया, यहां पे। उसके बाद प्राइस क्या करती है, आउट ऑफ सडन ऊपर मूव कर देती है, और ये मूवमेंट लो वॉल्यूम के साथ होती है। शैलो कैंडल्स होंगी छोटी छोटी सी, और लो वॉल्यूम के साथ होगी। मार्केट बाय में बिठाना चाह रही है ना, लोगों को बुलिश करना चाह रही है, क्योंकि इसने कुछ देर के लिए नीचे आना है। यहां पे जब मार्केट वापस आकर कॉज के अंदर आती है, तो हमने ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, इसको सेफ्टी लाइन बोलते हैं। ये हम सेफ्टी लाइन लगाते हैं, इसको हम बी नहीं मान रहे, इसको हम सेफ्टी लाइन मान रहे हैं। देखिए प्राइस वापस कॉज में आई है, और नीचे इसने ये बी लगाया है, ये इसने सी लगाया है। उसके बाद ये इसने स्लोप के अंदर दोबारा से सी लगाया। ये मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ आज, स्लोपी भी साथ ही पढ़ा दूंगा। यहां पे क्या है देखें, दिस रूल इज necessarily because the price often continues railing with low volume after ST। देखें, लो वॉल्यूम के साथ प्राइस ने रैली की है, then returns to the range and breaks below support to form phase B 2.0 and phase C 2.0। ऊपर गई, वापस कॉज में आई और सपोर्ट तोड़ दी, फेज बी, फेज सी, और स्लोपी का सी, ये मार्केट अप। द फिफ्थ लाइन सेफ्टी लाइन हेल्प्स अवॉइड मिस इंटरप्रेटिंग अ फॉल्स फेज बी। ये हमें सिर्फ इतनी मदद देगी कि हम फॉल्स फेज बी के चक्कर में ना पड़ जाएं। हम इसे सेफ्टी लाइन डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है, मार्केट को नीचे आकर बी लगाना चाहिए। अदरवाइज तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे कि अली भाई ये क्या, ऊपर बी लगा है नीचे भी बी लगा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने इसमें सेफ्टी लाइन ऐड कर दी है कि यार आप लोग कंफ्यूज ना हो। कल के सिनेरियो के अंदर अगर हम इसको देखें ना यहाँ पे, तो ये मार्केट ने बी डाउन साइड के ऊपर किया, अप साइड के ऊपर भी क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे अगर हमारा बायस किसी भी वजह से, हमारा बायस यहाँ पे एलपीएस करवाने का है ना, कि यार यहाँ पे एलपीएस ड्यू है, तो फिर हम अप साइड वाले जो ये ऊपर बी है, हम इसको सेफ्टी लाइन में काउंट कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एलपीएस होना है कि नहीं होना। अब एक चीज यहाँ पे देखें, मार्केट ना बिल्कुल डाउन साइड से सपोर्ट लेकर जा रही है अप साइड के ऊपर, ये देखें, अभी इसी जोन से। तो ये भी पॉसिबल होता है, सम टाइम मार्केट एफटीआई मुकम्मल नहीं करती और एक मूव अप साइड के ऊपर कर देती है। तो वैसे इसने इसके नीचे विक नहीं लगाई, अगर विक लगा देती ना तो हम नए सी की एक्सपेक्टेशन कर सकते थे। अभी विक नहीं लगाई, तो फिर इसी जोन से हम, यहाँ इसी किसी जोन से भी सेल साइड के ऊपर देख सकते हैं इसको, प्राइस को। खैर, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। फॉल्स फेज बी जो है ना, हम इससे बचने के लिए सेफ्टी लाइन लगाएंगे एज द एलपीएस इवेंट इज स्टिल पेंडिंग, क्योंकि एलपीएस इवेंट अभी भी पेंडिंग है। इस वजह से ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन का बी नहीं मानेंगे, हम इसे फोर्स करेंगे कि यार ये ना नीचे की तरफ बी और सी लगाए। ये हमारी लॉजिक होगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फेज बी एंड सी, अब फेज बी और सी बनेंगे। After the retracement, the price typically forms phase B 2.0 and phase C 2.0 within the trading range। ये ट्रेडिंग रेंज थी, इस रेंज के अंदर B और C लगाएगी ऐसे। अब वाइक ऑफ स्लोपी है, ये टेक्निकल चीज़ है, इसको आपने ज़रा तवज्जो से समझना है। इसके कुछ असूल हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वंस फेज सी ब्रेक्स बिलो अगेन, देखो ये फेज बी था, ये फेज सी था, इस कैंडल ने फेज सी को ब्रेक किया। जब फेज सी एक दफा ब्रेक हो जाए, चाहे हमारा एसएल लेकर ब्रेक करे या किसी और वजह से ब्रेक करे, तो हम क्या करेंगे, हम स्लोपी ड्रॉ करेंगे। स्लोपी का क्या असूल है, हम क्या क्या कनेक्ट करेंगे, पहले द लोएस्ट विक ऑफ द सपोर्ट। सपोर्ट ये चार लाइनों में से जो भी लोएस्ट लाइन होगी, इसको पकड़ेंगे, इस लोएस्ट विक को पकड़ेंगे, किसके साथ कनेक्ट करेंगे, द फेज बी वीक। फेज बी की ये वीक है। अब आप येलो सर्कल्स को नोट करना, देखें येलो सर्कल्स को नोट करो। ये लोएस्ट वीक थी,
और ये फेज बी की वीक थी। हमने इसको इसके साथ कनेक्ट करके थोड़ा सा इसको लंबा कर देना, ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर देना। अब क्या देखना है हमने? हमने देखना है कि ट्रेंड लाइन बिहेवियर क्या होना चाहिए इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो द ट्रेंड लाइन। और ये कब ब्रेक होगा? आपका ये जो सी की कैंडल ब्रेक होने से पहले पहले देखना है आपने। जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, बी के साथ कनेक्ट किया, अगर ये सी इस बी के ब्रेक होने से पहले पहले ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज कर चुका है, तो दैट मींस कि ये एक्यूमिलेशन ही कर रहा है। परेशान ना हो, टेंशन ना लो, ये बात बारीक सा पॉइंट है, इसको समझना। सी ब्रेक हो, जब ये सी ब्रेक हो रहा था ना, इससे पहले, इसके बाद में तो उसने नीचे तोड़ ही देना है ना, उसके बाद तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले ये देखें, गौर करें, मैं थोड़ा सा ये बड़ी पिक्चर में आपको दिखाता हूं। यहां पे गौर करें, इस जगह पे इन दो कैंडल्स को देखें। ये इस ब्लू लाइन के नीचे कैंडल क्लोज कर चुका था। दैट मीन्स कि ये एक्यूमिलेशन ही करेगा, जिस भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से करेगा। वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि ये कहाँ तक आ सकता है और इसको हमने पकड़ना कैसे है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझें कि आपने स्लोपी की लाइन ड्रॉ की, सी ब्रेक हुआ। आपने ब्रेक होने से पहले देखना है कि क्या ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। अगर हुई है तो ये एक्यूमिलेशन ही कर रहा है। अदरवाइज ऊपर वाली लाइन कैसे कनेक्ट करनी है, इसका क्या असूल है? इफ प्राइस ब्रेक्स अबव द वाइक ऑफ स्लोपी ट्रेंड लाइन, ये जो अप साइड की स्लोपी, दो स्लोपी लगती होती हैं, एक अप साइड पे लगती होती है और एक डाउन साइड पे लगती होती है। अप साइड की कैसे होगी? ड्रॉन बाय द कनेक्टिंग ऑफ द बाइंग क्लाइमेक्स। जो भी अप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस पे हाईएस्ट वीक लगी हो, चाहे बाइंग क्लाइमेक्स की लगी हो, चाहे आपकी ST1 की लगी हो। ST1 भी विक विक लगा देता होता है सम टाइम, कैंडल अंदर क्लोज करता है। जो भी हाईएस्ट वीक है आपने उसको पकड़ना है, उसको आपने कनेक्ट करना है किसके साथ? विद द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट वीक। ये जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट वीक होती है ना, ये बी और सी के दरमियान में होती है। वैसे मैंने इसको करेक्ट किया था, मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा कि नेक्स्ट सिग्निफिकेंट वीक बिटवीन फेज बी एंड सी। जो भी हाईएस्ट वीक फेज सी, जो प्रीवियस सी था, टूटने से पहले वाला जो लास्ट सी था, उस और बी के दरमियान जो भी हाईएस्ट वीक होगी उससे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, मैंने यहाँ पे जो कनेक्ट किया है वो सेफ्टी लाइन को कनेक्ट किया है इसके साथ। मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं किया। ये भी एक असूल है कि जब सेफ्टी लाइन लग जाएगी ना, तो आपका कॉज यहां से यहां तक एक्सटेंड हो गया था। या नॉर्मली हम क्या करते होते हैं, हम जब AR होता है और ST1 उसको ब्रेक कर देता है, तो हम इसको PS डिक्लेयर कर देते हैं ना। तो अगर आप इसको सेफ्टी लाइन को मान ले तो भी ठीक है। ये AR हो गया, ये ST1 हो गया, ये आपका ST2 हो गया। लाइंस तो आपकी चार फिर भी वही लगी हैं। आप चाहे यहां से बाइंग क्लाइमेक्स मान के इसको AR कर लें, ST1 ST2 कर लें, या चार लाइंस इधर लग चुकी हैं, कोई मसला नहीं है, इधर आप अपनी सेफ्टी लाइन लगा लो। तो जो भी हाईएस्ट, चाहे वो सेफ्टी लाइन की ही वीक क्यों ना हो, चाहे बाइंग क्लाइमेक्स की क्यों ना हो, चाहे ST1 की क्यों ना हो, जो भी हाईएस्ट वीक है आपने उसको कनेक्ट करना है फेज सी और बी के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट के साथ। अब अगर ये सी ब्रेक होने से पहले पहले ये सी इनसाइड था, हो जाता होता है, ये भी अक्सर हो जाता होता है कि सी इसके नीचे ना विक लगाएगा ना कुछ करेगा, लेकिन इससे पहले पहले यहां पे एक मूव जो है ना, ये वाली मूव इसके ऊपर से लग कर आई होती है। तो अगर अपर स्लोपी लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया है, तो दैट मींस कि मार्केट एक्यूमिलेशन नहीं कर रही है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ऐसे जाकर डाउन आ जाएगी। ये भी हो जाता होता है। मार्केट को जरूरी नहीं है कि मार्केट ने, जैसे अली जहांजेब कह रहा है मार्केट मेरी पाबंद नहीं है, लेकिन मैंने बैक टेस्ट कर करके, चार्ट पे टाइम स्पेंड कर करके ये चीज़ें इन्वेंट की हैं कि मैं मार्केट को पकड़ सकता हूँ। स्लोपी ड्रॉ करके मैं मार्केट को पकड़ सकता हूँ। तो स्लोपी के दो ही असूल हैं। आपने लोएस्ट वीक को
ये अब मैं स्लोपी को अगर ब्रॉडर पिक्चर में आपको बात करूं ना, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के हिसाब से बात करूं, तो आपने लोअर वीक को, जो भी लोएस्ट वीक है, चार लाइनें होती हैं ना, ये चार लाइनें होती हैं, इसमें किसी की भी जो लोएस्ट वीक है उसको कनेक्ट करना होता है या तो बी के साथ, या दूसरी सूरत में अगर ऊपर बी लग रहा है, ऊपर बी लग के ऊपर सी लग रहा है, तो बी और सी के दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट होता है आपने उसके साथ कनेक्ट करना होता है। और ये नॉर्मली अगर ये सिचुएशन है ना, तो ये ऐसे बनेगी, ये बी और ये सी, तो ये लोएस्ट वीक थी, इसको कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट के साथ, ऐसे। ये मैं आपको उसमें भी पढ़ाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये हाईएस्ट वीक थी, इसको कनेक्ट करेंगे बी के साथ। और डाउन साइड की सूरत में AR, ST1, ST2, ये बी और ये सी। अब नेक्स्ट सी ब्रेक हो गया, जैसे ये ब्रेक हुआ हमने इसको पकड़ना है, इसको बी के साथ कनेक्ट कर देना है। और अप साइड को पकड़ना है, बी और सी के दरमियान जो हाईएस्ट वीक है इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अब आप नोट करें कि इस सिचुएशन के अंदर मार्केट नीचे कहीं पे भी क्लोज नहीं हुई, लेकिन ऊपर देखें यहाँ पे मार्केट ने ऊपर कैंडल क्लोज की है, तो ये पॉसिबली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मार्केट डाउन आ जाएगी, ऐसे। बाकी इसको लाइव में प्रैक्टिस प्रुक्टिस करके कभी लाइव में अगर ज़्यादा ना समझ आए ना, तो मैं आपको समझा दूंगा। बस ये आपकी स्लोपी है, स्लोपी को थोड़ा सा इस वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो लाइव में कभी ऐसी सिचुएशन हो, या टाइम होता है ना लाइव में हमारे पास 2 आवर्स, तो मैं आपको फिर मुझे याद कराना, मैं कई मेरे चार्ट पे काफ़ी सारे ड्रॉ हुए हुए हैं, मैं आपको ना लाइव भी दिखा दूंगा। इसके बाद क्या होगा, डिमांड कंटिन्यूस हो जाएगी, मार्केट BC लगाएगी, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाकर फेज ई मुकम्मल करेगी, फिर बाइंग क्लाइमेक्स एक्चुअल आएगा 1.0 वाला, 1.0 का। उसके बाद एक्सपैंड्स ऑन नेक्स्ट रिलीज हो जाएगा वॉल्यूम, अब रैली में एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, जैसे रैली बनेगी वॉल्यूम एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। ब्रेकआउट्स क्लीन होंगे, ये अब आगे टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट है ना इसको समझने में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा PDF को। अच्छा, एक्यूमुलेशन का फेज ई, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, बिकॉज फेज ई जो होता है ये हमारे कंट्रोल का नहीं होता, ये हमारा प्रॉफिट होता है। अगर हम यहाँ से बाय में बैठ गए हैं या यहाँ से बाय में बैठ गए हैं, तो फेज ई जो होता है ये हमारा रिवॉर्ड होता है। इसकी निशानियाँ क्या क्या हैं? इसकी निशानियाँ ये हैं कि ब्रेकआउट रैली हाई एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम के साथ रैलीज ब्रेकआउट करेंगी। ये जो ब्रेकआउट हुआ करेंगे ना, ये हाई वॉल्यूम के साथ और इंक्रीज्ड वॉल्यूम के साथ हुआ करेंगे। और प्राइस एक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनेगी, ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी। क्लू क्या होगा, प्राइस रिलीज विद कॉन्फिडेंस, मतलब आपको पता लग रहा होगा कि प्राइस, जैसे आजकल गोल्ड कर रहा है ना, ये सारा मार्कअप चल रहा है। अब ये नहीं पता कि ये 1 आवर का मार्कअप कर रही है या 4 आवर का मार्कअप कर रही है, लेकिन कर बहुत तगड़ा मार्कअप रही है, आप सब लोग नोट कर रहे हैं। माइनर पुल बैक्स आएंगे, पुल बैक्स में वॉल्यूम लो होगा, ऊपर जाती हुई मार्केट के ये जो पुल बैक्स होंगे इनमें वॉल्यूम लो होगा, ये निशानी होती है मार्केट का ट्रेंड पकड़ने के लिए, निशानी होती है कि मार्केट पुल बैक में कर क्या रही है। और अगर ऊपर जाती हुई मार्केट में पुल बैक में वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया ना, ऐसे, तो समझ जाओ कि यहाँ से अब सिर्फ प्राइस यहाँ तक जाएगी और डाउन आना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको मेन टिप दे रहा हूँ, ये मैं आपको मेन टिप दे रहा हूँ कि अगर ऊपर जाती हुई मार्केट के पुल बैक्स शैलो हैं, वॉल्यूम लो होता है, मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। और अगर ऊपर जाती हुई मार्केट में पुल बैक के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है, मैं आपको AR के बारे में क्या कहता होता हूँ कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, AR का। इसको बोलते हैं कि ऐसे रिएक्शन हो रहा है, नीचे कैंडल्स आ रही हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, फिर क्या होगा, मार्केट ऐसे मूव करेगी, BC लगाकर डाउन आ जाएगी। और अगर AR का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये ट्रबल क्रिएट करेगा हमारे लिए। थोड़ा सा चार्ट के ऊपर मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। देखो ये नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है,
यहाँ पे आकर ये जो पुल बैक हुआ है इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखें ये डिक्रीज वॉल्यूम है, यहाँ पे देखें डिक्रीज वॉल्यूम है, यहाँ पे देखें ये वॉल्यूम डाउन साइड से इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हुआ है, मतलब ट्रबल क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे देखें इंक्रीज टाइप वॉल्यूम है, इधर देखें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखें वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है और अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है। उसके बाद प्राइस ने रेंज स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे देखें वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं, ये वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं। वॉल्यूम ग्रेजुअली ये डिक्रीज में नहीं काउंट होगा, ये जो सबसे बड़ा पुल बैक है ना ये इंक्रीज में काउंट होगा, छोटे से बड़े की तरफ जाकर क्लोज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये वॉल्यूम हाई टू लो की तरफ जा रहे हैं, बीच में सिर्फ एक कैंडल में हाई वॉल्यूम है। इसको आप मिस कर दें। इस तरह की कोई सिचुएशन हो ना कि एक हाई वॉल्यूम है, एक लो वॉल्यूम है, दरमियान में एक वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको इग्नोर कर दिया करें। आपने ओवरऑल फॉर्मेट चेक करना होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब ये किस चीज़ का साइन है? अगर वॉल्यूम ऊपर जाती हुई मार्केट में डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये कंटिन्यूशन का साइन है कि प्राइस कंटिन्यू करना चाह रही है। और उसके बाद देखें ये ए आर वॉल्यूम ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, सम हाउ डिक्रीज हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, टॉप से डाउन तक डिक्रीज हुआ है। उसके बाद एक ये पुल बैक, ये पुल बैक, और अब ये लास्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये नीचे आती हुई मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये रिवर्सल के साइंस होते हैं, कंटिन्यूशन के साइन नहीं होते। बस ये आपका है, एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गई है आपकी। बाकी इसको कल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, हैंड रेज कर लें आप लोग।